हर अपनी कमी का जो दोष है वो अपने विरोधियों के ऊपर तो नहीं मर सकती ना कांग्रेस पार्टी। जो उसकी अंदरूनी कमियां हैं वो तो कांग्रेस को ही दूर करनी है। ऊंची संस्थाओं पर, ऊंचे पदों पर छोटे लोगों को बिठा देंगे तो न्याय नहीं होगा। उस वक्त जिस तरह प्रदेश कांग्रेस का मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को बनाया गया, उसका अध्यक्ष नवजोत सिद्धू को बनाया गया, जिस तरह से अमरिंदर सिंह को निकाला गया वो ठीक नहीं था। और हमको लगा कि कांग्रेस पार्टी की जो मर्यादाएं हैं उसके मुताबिक ये चीज़ें नहीं हो रही। कांग्रेस पार्टी में बहुत कमियां आई हैं पिछले दिनों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि और उसका इंट्रोस्पेक्शन भी इन लोगों को करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं। वो इसलिए अच्छे कम्युनिकेटर हैं क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो लोगों की नफ्स को जानते हैं। पर आगे मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस अपने आप को सशक्त करेगी, क्योंकि कांग्रेस का अपने आप को सशक्त करना इसलिए ज़रूरी है कि बिना कांग्रेस के देश में अपोजिशन नहीं बन सकती। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज। एक श्रृंखला चल रही है जिसमें हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं ऐसी शख्सियत से जिनसे मिलने के बाद हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपनी समझ में इजाफा कर सकें और शायद आपको भी कुछ और नया पता चल सके। तो उसी फहरिस्त में आज मौका मिला है श्री अश्विनी कुमार जी से बात करने का। अब अगर मैं उनके जीवन में जो उन्होंने जिन जिन जगहों पर काम किया है या फिर जो जो पद उनके पास रहे हैं उसकी व्याख्या करने जाऊँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मगर फिर भी बानगी के तौर पर बता दूँ, लॉ मिनिस्टर रहे हैं भारत के और उसके साथ साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल 37 साल की उम्र में बने, राज्यसभा एमपी और बहुत सारी चीज़ें हैं, विदेशों की यात्रा और केवल यात्रा नहीं, जिम्मेदारी भरी यात्रा, चाहे न्यूयॉर्क जाना हो, उसके अलावा भी। अब मुझे पता है कि आप मुझे ज़्यादा नहीं सुनना चाहते हैं, सीधे सर से बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे बहुत सारी चीज़ें। सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने का। धन्यवाद। सर एकदम शुरुआत में चलेंगे 1976 में कांग्रेस आप ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले तो कारण और वो थॉट आपके जिसकी वजह से आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया उस समय में। देखिए, मेरा परिवार फ्रीडम फाइटर्स का परिवार है। मेरे पिता ने अंग्रेज़ की जेल काटी, मेरे नाना ने अंग्रेज़ की जेल काटी, मेरी माता ने अंग्रेज़ की जेल काटी जंग आज़ादी की लड़ाई में। तो जाहिर है कि अगर मेरा सियासी सफ़र शुरू होना था तो कांग्रेस से ही होना था। 1977 तक मेरे पिता लोकसभा के एमपी थे, उसके बाद वो रिटायर हो गए और मैंने ये समझा कि मुझे उनके कार्यों को आगे बढ़ाना है और सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करना है। तो फर्स्ट कॉल नेचुरली कांग्रेस ही थी और श्रीमती इंदिरा गांधी के आशीर्वाद से ही मैंने कांग्रेस में प्रवेश किया और वहाँ से अपनी सियासी यात्रा शुरू की। सर जो सियासी यात्रा है उसमें बेहद अलग अलग पड़ाव आते हैं आपके जीवन में। पड़ाव जब मैं कह रहा हूँ तो जिम्मेदारी वश भी और उन जिम्मेदारियों के वशीभूत काफ़ी सारी ऐसी परिस्थितियाँ जो कि शायद उतनी एक तरीके से अच्छी नहीं रहीं। उन परिस्थितियों के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि पूरे सियासी जीवन में कौन कौन सी वो ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने शेप किया और काफ़ी कुछ बदला। मेरे सियासी जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। उतार ज़्यादा आए, चढ़ाव भी आए और जब आए तो बहुत आए, मगर संघर्षमय जीवन रहा। और 76 में जब मैंने शुरू की सियासत, तब आपातकालीन था, कांग्रेस पार्टी से लोगों का मोह भंग हो चुका था। उसके बाद सफ़र जारी रहा, चलता रहा। कुछ देर का ब्रेक भी हुआ। फिर फाइनली 1986 में मैं पूरी तरह से अग्रसर हुआ कांग्रेस पार्टी में, जब मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी पंजाब का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। उस वक्त श्री अर्जुन सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के और राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। राजीव गांधी जी की प्रेरणा से ही मैं राजनीति में आया, कांग्रेस में आया। और उस वक्त जो प्रदेश कांग्रेस की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीशिप का पद था वो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता था और वो बड़ी बड़ी जिम्मेवारी थी। एक ज़माने में सीनियर मंत्रियों के पास वो पद होता था। उस वक़्त मेरे बहुत सशक्त प्रतिद्वंदी थे जो कांग्रेस पार्टी में ही थे जी। और भीतर से मेरी बहुत ऑपोजिशन होती थी और हर पग पर मुझे रोका गया। फाइनली मैं एआईसीसी का मेंबर बना और उसके बाद जब श्रीमती सोनिया गांधी आई, वहाँ से मेरे सियासी विस्तार का काम शुरू हुआ, क्योंकि वो जानती थी कि मेरी लॉयल्टी राजीव गांधी जी के साथ रही और गांधी परिवार के साथ तब भी लॉयल्टी थी। आज चाहे मैंने कांग्रेस छोड़ दी है, पर मेरी लॉयल्टी उनके साथ ज़ाती तौर पर भी है। और जहाँ तक आइडियोलॉजिकल लॉयल्टीज़ का सवाल है, आज भी मेरी विचारधारा कांग्रेस की है। सर इस जवाब की शुरुआत में आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मोह भंग। तो क्या 2022 में वो मोह भंग था? क्योंकि लॉस्ट इज ग्राउंड्स करके वो स्टेटमेंट बड़ा चर्चा में रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
देखिए 2016 में मेरा राज्यसभा में टर्म ख़त्म हुआ और वो टर्म किसी कारण से कांग्रेस पार्टी रिन्यू नहीं कर सकी। मुझे दुख तो हुआ क्योंकि वो रिन्यू हो सकता था, मगर मैं समझता हूँ कि राजनीति में आम होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर हम कांग्रेस के साथ बने रहे। 2016 से 2022 तक जब कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अपनी सबसे लोएस्ट मोमेंट में थी, पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे। मगर 2021-22 में कई चीज़ें ऐसी हुई जिसके बारे में मैं जिक्र नहीं करना चाहता, वो पार्टी के अंदरूनी मामले थे। ऐसे हुई कि मेरा मन दिल से उचाट हो गया और मुझे ये लगा कि मैं अब अपने आत्मसम्मान को कायम रखते हुए कांग्रेस पार्टी में बहुत योगदान नहीं कर पाऊंगा। उसका एक कारण ये भी था कि उस वक़्त तक सोनिया जी ने अपने आप को विड्रॉ करना शुरू कर दिया था, जिनके साथ हमारा बहुत लंबा साथ रहा। वो हमें समझती थी, हम उनके इशारे को समझते थे। उसके बाद नेतृत्व में भी परिवर्तन हुआ और हमें लगा कि अब अभी हमारा वक्त नहीं है जी। तो इज्जत से अपने आप को परे करना ही बेहतर है। इसलिए भी मैंने इस्तीफे की चिट्ठी में कोई किसी के खिलाफ टिप्पणी नहीं की। मैंने केवल इतना कहा कि आज के समय में मैं अपने आप को सक्षम नहीं महसूस कर रहा कि अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखते हुए मैं कांग्रेस पार्टी में बड़ा योगदान कर सकूं, इसलिए मैं आपकी इजाज़त से इस्तीफ़ा देना चाहता हूं। सर, आपने जो जवाब दिया उसमें काफ़ी सारे सवाल निकलते हैं। मैं उनमें से एक पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा और वो ये कहा कि कांग्रेस की लीडरशिप बदली थी। आपने उन वजहों का जिक्र करने से मना किया थी, मगर उसके अलावा क्या नेतृत्व को लेकर भी कोई ऐसा कारण था जो आपके इस्तीफे के पीछे था? नहीं था, यकीनी तौर पर था, क्योंकि कई चीज़ें थीं जो नेतृत्व संभाल नहीं पाए। तो मैंने समझा कि हो सकता है कोई मजबूरी हो। अब जिस तरह मसलन? उस वक़्त जिस तरह प्रदेश कांग्रेस का मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को बनाया गया, उसका अध्यक्ष नवजोत सिद्धू को बनाया गया, जिस तरह से अमरिंदर सिंह को निकाला गया, वो ठीक नहीं था। और हमको लगा कि कांग्रेस पार्टी की जो मर्यादाएं हैं उसके मुताबिक ये चीज़ें नहीं हो रही। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मेरा आंकलन गलत हो, पर मैंने वो महसूस किया और मैंने कहा कि अगर मैं हमेशा आत्मसम्मान की बात करता हूँ, मेरी किताब में सारा डिग्निटी की बात है, अगर मैं अपनी डिग्निटी को कायम रखते हुए राजनीति नहीं कर सकता तो मुझे डिग्निटी की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। तो आई मस्ट वॉक द टॉक। तो मैंने इस्तीफा दे दिया। सर, बात डिग्निटी की आती है तो बात आती है जब आपने इस्तीफा दिया अपने पद से एज लॉ मिनिस्टर, और उसके पीछे का कारण कोलगेट जो स्कैम है। हमने अनिल स्वरूप जी का भी इंटरव्यू किया था जो उस समय कोल सेक्रेटरी थे, और उन्होंने कहा साफ कि दैट वाज नॉट अ स्कैम। कमियां थी, स्कैम नहीं था। कुछ नहीं था। आपने देखा कि कोई भी आदमी उसमें कन्विक्ट नहीं है, कुछ था ही नहीं उसके अंदर। तो वो इस्तीफा तो इसलिए दिया क्योंकि ऑपोजिशन पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहा था। तो हमने कहा कि अगर यही कारण है तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ, मैं बलि का बकरा बन जाता हूँ, पार्लियामेंट चले। मगर उन्होंने फिर भी पार्लियामेंट नहीं चलने दिया। तो कई चीज़ें राजनीति में होती हैं जिसको मैं ऑक्यूपेशनल हैजर्ड मानता हूँ। ये वही है, और उसमें कुछ था नहीं, ना कोई है। सर, कांग्रेस से आपका जो इस्तीफा है, क्या ये भी ऑक्यूपेशनल हैजर्ड था? पॉलिटिक्स में कुछ भी चीज़ जब होती है तो वो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड की तरह ही होती है, क्योंकि वो एक ऑक्यूपेशन के कारण से ही होती है। अगर आप एक सियासत में हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि आप सियासत में रहते हुए जो योगदान देना चाहते हैं नहीं दे पा रहे, तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप चिड़चिड़ करते रहो, या अपनी डिग्निटी को बरकरार रखते हुए रास्ते से हट जाओ। हम रास्ते से हट गए। सर, इसी से जुड़ी हुई एक और चीज़, आपने शुरुआत में अंतर्घात की बात करी कि अंदर के ही लोग थे जो शायद आपको हर जगह देखिए, मुझे इतना डोंट गो टू मच इनटू द पर्सनल थिंग, क्योंकि उसका आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट पर्सन थिंग सर। देखिए, राजनीति में हमेशा भीतरघात होती है। राजनीति में किसी बहुत बड़े विद्वान ने लिखा है, जो आपके प्रतिद्वंदी होते हैं, जो आपके ओपोनेंट्स होते हैं जी वो आपके आगे नहीं बैठे होते, वो आपकी बगल में होते हैं या आपके पीछे बैठे होते हैं। जी। तो ऐसा होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, हर पार्टी में होता है। नहीं और सर, हमने ये भीतरघात सही उसका मुकाबला किया और यहाँ तक पहुँचे। मेरा सवाल जो था, मैं वापस उसी पर आता हूँ, वो किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं है। क्या वो अंतर्घात ही एक कारण है, क्या वो भीतरघात ही एक कारण है जिसमें शायद एक या दो, जितने भी धड़े आपकी समझ से हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी में, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी आज जहाँ है, जो आपने कहा लॉस्ट इस ग्राउंड, वो वहाँ है? कांग्रेस पार्टी में बहुत कमियां आई हैं पिछले दिनों में, Please इसमें explain. कोई दो राय नहीं है। जैसे कि और उसका इंट्रोस्पेक्शन भी इन लोगों को करना चाहिए, सीरियस इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। कुछ कर भी रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा।
तो कहीं ना कहीं तो कमी है जो कांग्रेस पार्टी आज यहाँ है, और मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, सोनिया गांधी का नेतृत्व बहुत मैच्योर नेतृत्व था जी। वो अपनी लिमिटेशंस को जानती थी और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को जानती थी। वो व्यक्तियों को समझती थी, उनकी कीमत जानती थी। उनकी लाइक्स स्ट्रॉन्ग लाइक्स थी, डिसलाइक्स भी स्ट्रॉन्ग थी, लाइक्स भी स्ट्रॉन्ग थी। मगर वो कभी ये नहीं मानती थी कि सबको दरकिनार करके आप खुद से पार्टी चला सकते हो। उन्होंने हमेशा कोशिश की सबको साथ लेके चली। मगर जब जनरेशनल चेंज आती है तो उसमें कुछ ना कुछ अंतर रह जाता है, और मैं समझता हूँ कि ये उसी प्रक्रिया का एक नतीजा है। पर आगे मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस अपने आप को सशक्त करेगी, क्योंकि कांग्रेस का अपने आप को सशक्त करना इसलिए ज़रूरी है कि बिना कांग्रेस के देश में अपोजिशन नहीं बन सकती। तो सर, क्या इसके लिए कांग्रेस ऑपोजिशन में ही बनी रहेगी आने वाले समय में भी, अगर यही चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं और केवल ऑपोजिशन को सशक्त करने वाली बात है, और अगर इंट्रोस्पेक्शन उस हद तक जो आप कह रहे हैं नहीं हो रहा है कि वो बुनियादी जो चीज़ें हैं वो बदली जाएं? कुछ बुनियादी चीज़ों को बदलना होगा, कार्यशैली में बदलाव लाना होगा, एक्सेसिबिलिटी को कायम करना होगा, मैसेजिंग को ठीक करना होगा, देश की भावनाओं को और भली भांति समझना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कमी है। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं। वो इसलिए अच्छे कम्युनिकेटर हैं क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो लोगों की नफ्स को जानते हैं। जी। कहीं ना कहीं शायद कांग्रेस पार्टी में ये कमी रह गई, शायद, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सूझवान नेता हैं, अच्छे नेता हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ भी की हैं, ऐसे लोग भी हैं। गांधी परिवार की खुद की बहुत कुर्बानियाँ हैं। मगर अगर कहीं कमी आ रही है तो हर अपनी कमी का जो दोष है वो अपने विरोधियों के ऊपर तो नहीं मर सकती ना कांग्रेस पार्टी। जो उसकी अंदरूनी कमियां हैं वो तो कांग्रेस को ही दूर करनी है। सर, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का ज़िक्र किया और उनको लेकर एक आपका बयान भी है कि वो सारी चीज़ें गलत कर रहे हैं, ये कहना भी ठीक नहीं होगा। तो मैं इस पे थोड़ा-सा विस्तार चाहूँगा कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एसआईआर को लेकर और अलग-अलग मुद्दों को देखिए, लेकर सवाल किए जाते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, जी। सो आई डोंट स्पीक फॉर द कांग्रेस पार्टी। राइट। मगर मैं एज नागरिक के ये महसूस करता हूँ कि किसी भी लोकतांत्रिक राजनीति में या प्रक्रिया में कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी रूलिंग पार्टी सारे गलत काम नहीं करती। अगर वो गलत काम कर रही होती तो वो सत्ता में कैसे हो सकती है? तो कुछ ना कुछ तो वो ठीक कर रहे हैं कि लोग उनको बार बार वोट दे रहे हैं। सर, इज़न्ट दैट अ जेनेरिक स्टेटमेंट? अगर एक लिहाज से देखें तो ये तो यूपीए 1, यूपीए 2 सबके लिए ये चीज़ कही जा बिल्कुल सकती है। सबके लिए। तो मैं तो कहता हूँ कि यूपीए 1 यूपीए 2 ने बहुत अच्छे काम किए, जी। पर कहीं गलती हो गई, हम हार गए। सो सवाल ये है कि वाजपेयी जी की सरकार में बहुत अच्छे काम हुए जी। और कई काम नहीं हुए। हर प्रधानमंत्री अपनी क्षमता के मुताबिक ये कोशिश करता है कि वो सत्ता में बना रहे, उसकी विश्वसनीयता बनी रहे, उसकी पार्टी की विश्वसनीयता बनी रहे। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में कोई भी पार्टी तब तक जीवित नहीं रह सकती अगर वो कोई ना कोई अच्छा काम ना करे। सवाल ये है कि कई पार्टियां, जैसे यूपीए 1 और यूपीए 2, मैं उसका मेंबर रहा हूँ, मगर मैं आज आपको पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के ये बात कह रहा हूँ कि जितने काम यूपीए 1 और यूपीए 2 में हुए शायद किसी सरकार में नहीं हुए, मगर हम अपने काम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। हमारी मैसेजिंग कहीं ना कहीं उसमें कमी थी। कामों की कोई कमी नहीं थी। जितना काम मनमोहन सिंह सरकार ने किया 10 साल में शायद ही किसी सरकार ने किया हो। सर, ये मनरेगा की बात कर लीजिए, आरटीआई की बात कर लीजिए, इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील की बात कर लीजिए, हाईएस्ट एवर आउटले का एजुकेशन प्लान की बात कर लीजिए, स्किल्स क्रिएशन की बात कर लीजिए। कौन सा काम है जो यूपीए 1 और यूपीए 2 में नहीं हुआ? उसी की बुनियाद पर आज ये सरकार काम कर रही है। सर, इसी चीज़ पर आते हैं, मगर उसके लिए दूसरा सवाल मैं पूछूंगा। अभी आजकल आप जितना, जैसे किताब आपने लिखी है, उसके अलावा क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप करते हैं अपने फ्री टाइम में, अगर फ्री टाइम होता हो? खैर, अपनी वकालत करता हूँ, जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं वो करता हूँ, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपनी किताब जब कोई आदमी एक भी बंद लिखता है, एक भी आर्टिकल लिखता है जी, आप तो पत्रकार हैं, आप जानते हो कि 900 वर्ड का आर्टिकल लिखने में कितनी मुशक्कत चाहिए जी। जितना कम शब्दों में आर्टिकल लिखा जाए उतना ही कठिन होता है। उसको लिखते हैं, उसके लिए अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर 8 किताबें छापी हैं। और जब टाइम मिलता है तो मुझे पोइट्री का शौक़ है, म्यूज़िक का शौक़ है, दोस्तों को मिलने का शौक़ है, वो सब काम करते हैं। सर, पोइट्री अंग्रेज़ी, हिंदी, तो कोई बैफिकेशन? ज़्यादा उर्दू। सर, अब जो आपने उर्दू पोइट्री की बात की है, और मैं आपसे दरख्वास्त ना करूं किसी एक शेर की या फिर किसी एक मिसरे की, तो वो गलत होगा।
कई बार मिसरा ये पढ़ा करता हूँ, पिछली बार मैंने अपनी किताब रिलीज़ पर भी किया, जिसमें डिग्निटी का मसला है। जी। अल्लामा इकबाल का शेर है, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही। आदाब खुद आगाही का मतलब होता है रियलाइजेशन ऑफ योर सेल्फ एस्टीम। जब किसी भी चीज़ के प्रति आपका पैशन, आपकी कमिटमेंट आपको अपनी सेल्फ एस्टीम का एहसास दिलाती है, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। कि जब आदमी अपनी सेल्फ एस्टीम के बारे में जानकार हो जाता है तो एक गुलाम पर भी राजे जैसा उसके चेहरे पर तेज तेज आ जाती है। बहुत खूबसूरत अल्लामा इकबाल। तो अल्लामा इकबाल सर आपका कुछ लिखा हुआ क्या सुनने को मिल सकता है? मैं कलेक्ट, मेरी किताब है एहसास व इज़हार, 2 वॉल्यूम्स में मैंने, एंथोलॉजी है, इट्स अ कलेक्शन, मैंने खुद तो नहीं लिखी बट इट्स अ कलेक्शन ऑफ शेयर्स। उसके अंदर एक मुझे वो शेर भी बहुत पसंद है और वो इसी पर है। निशान राह दिखाते थे जो सितारों को, भटक रहे हैं किसी मर्द राहदां के लिए। इसका ये मतलब है, अल्लामा इकबाल के नज़म का दूसरा बंद है कि जो लोग, जो देश कौमों को, दुनिया को, सितारों को भी रास्ता दिखाते थे, आज खुद ही भटक रहे हैं। सर अब अगला सवाल एक शेर से ही शुरू करूँगा कि कुछ इस तरह से है कि वो कौन लोग हैं जो राह में बैठे हैं मुस्कुराते हैं, आने जाने वालों को गलत रास्ता बताते हैं। तो ये जो गलत रास्ते की बात है, अभी रिसेंटली एक मूवी रिलीज़ होती है धुरंधर, और उसमें, और खासकर धुरंधर की नहीं, ये अभी तो जो सिनेमा बन रहा है उसके अंदर मोस्टली नैरेटिव यही है कि पास्ट में पॉलिटिकली डिसीजन मेकिंग में काफ़ी सारी गलतियाँ हुई हैं और अब उन्हें सही करने का वक्त है। तो वो गलत राह बताने वाली चीज़ क्या यहाँ सही में सेट होती है या फिर ऐसा नहीं है? अब इसमें तो सही राह को भी लोग गलत बता देते हैं। उस वक़्त जो सही राह समझी गई थी, 60 साल के बाद उसको गलत बता देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वो है ना, इंसाफ के दामन पे लहू किसको दिखाऊं, मुनसिफ है गुनाहगार, मैं कुछ सोच रहा हूँ। बहुत खूबसूरत। इस सवाल के पीछे कारण ये है सर, क्योंकि जो एक नैरेटिव की हम बात अभी से कर रहे हैं, और शायद वो नैरेटिव ही जिसका एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस अभी सत्ता में नहीं आ पाई है। और आपने लॉस्ट ग्राउंड्स की भी बात करी, तो क्या जो नैरेटिव ये गढ़ा जा रहा है कि पिछली सरकारों में गलतियां हुई हैं और जैसा कि आपने कहा काम बहुत सारे किए, उसका प्रोजेक्ट नहीं किया गया, तो वो क्या चीज़ आज भी है? क्योंकि आज भी अगर उसका प्रोजेक्शन ढंग से हो तो पता चलेगा कि चीज़ें उस तरीके से नहीं थी। योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट? नहीं, देखिए, हर सरकार अपने तरीके से अपने काम को प्रोजेक्ट करती है। जी। मैं दोबारा ज़ोर दे के कहना चाहता हूँ कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में बहुत काम हुए, शायद हम उनको पूरी तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर पाए। जहाँ तक मौजूदा सरकार की बात है, मौजूदा सरकार इतिहास को प्रेजेंट कर रही है एक तरीके से, उस पर विवाद है, लोग उसको नहीं मानते, मगर ये सरकार मानती है कि जो उनका पर्सपेक्टिव है वो पर्सपेक्टिव अभी तक पहले नहीं आया लोगों पर, तो उसका लोग तय करेंगे। इतिहास तो कभी बदला नहीं जा सकता, इतिहास तो पन्नों में, जो किताबों में बंद हो गया वो तो बंद है। अब कई सरकारें आई, कईयों ने बदलाव चाहे, मगर अब कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि राजीव गांधी ने देश के ऊपर अपनी बलि दी, देश के लिए अपनी बलि दी। कोई इस बात को इनकार कर सकता है कि इंदिरा गांधी शहीद हुई। कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने नींव रखी मॉडर्न इंडिया की। सर एक थोड़ा सा लॉ की तरफ चलेंगे। अभी टीएमसी के एक सांसद हैं, विंटर सेशन में वो एक बिल लेकर आए, और बिल में जो मोटा माटी मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा, उसमें कहा गया कि किसी भी, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे अपेक्स कोर्ट हो, उनके अंदर जो भी प्रोसीडिंग चल रही है, जो भी कुछ हो रहा है, सबका वर्बेटम नोट किया जाए और उसको एक रिटन फॉर्मेट में 24 घंटे के अंदर अंदर उसे पब्लिक किया जाए। कारण उसके पीछे उन्होंने ये दिया कि जुडिशरी की जवाबदेही अभी किसी के प्रति नहीं है। तो क्या आपको लगता है फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि इस तरीके की कोई चीज़ या कोई व्यवस्था हो सकती है, और अगर हो सकती है तो क्या उसका कोई फ्रेमवर्क हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, ये मेरा ये मानना नहीं है कि रिकॉर्ड करने से कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। अभी आप लाइव आर्गूमेंट्स सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो आर्गूमेंट ही है, वो तो सामने है। हमेशा कोर्ट सिस्टम इंडिया में पब्लिक रहा है। कोर्ट की हियरिंग्स पब्लिक है, कोई भी आदमी कोर्ट में जाके सुन सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई बहुत फ़र्क होने वाला है। असल बात यह है कि शीर्ष पदों पर, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो,
ऐसे ऐसे कैरेक्टर के लोग हों जिनके मुतल्लिक कभी किसी को संदेह ना हो, ऐसे ऐसी ऊंची पद्धति के लोग हों जिनकी न्याय आस्था में कभी किसी को डाउट ना हो, तो उससे संस्थाएं चलती हैं। संस्थाएं चलाने वाले लोग होते हैं, लोगों से संस्थाएं चलती हैं। ऊंची संस्थाओं पर, ऊंचे पदों पर छोटे लोगों को बिठा देंगे तो न्याय नहीं होगा। सर आप छोटे लोग कह रहे हैं, क्या उनकी पर्सनल पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई ये छोटे लोगों छोटापन का है? मतलब है कि कोई जो इंटेलेक्चुअली कॉम्प्रोमाइज्ड है या जो पर्सनली कॉम्प्रोमाइज्ड है, इससे मतलब उनकी जो पर्सनल पॉलिटिक्स है शायद वो भी इसमें काम करती है। पर्सनल इंटरेस्ट तो हर वक्त ही काम करते हैं, मगर कोई आदमी अपनी पद की जिम्मेवारियों से कोताही ना करे, ऐसे जी। लोग होने चाहिए जी, हर जगह। आइडियल सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। सर फ्रेम में हमें दिख रही है गार्डियंस ऑफ द रिपब्लिक, सबसे ज़रूरी चीज़। सर किताब के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो व्यक्ति सभी से सुन रहा है इंटरव्यू को, क्यों उसको पढ़नी चाहिए किताब? देखिए, ये महज कुछ आर्टिकल्स का संग्रहालय नहीं है। इस किताब में जो पिछले 2-3 सालों में जो ख़ास मुद्दे उभर के देश के सामने आए और जो अंततः सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, जी। उन पर टिप्पणी है। जो भी व्यक्ति देश में लोकतंत्र, देश का इतिहास और देश में जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसमें इंटरेस्ट रखता है, उसको ये किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने अपना पक्ष रखा है। कई जगह मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का अनुमोदन किया है, कहीं मैंने उनका विरोध किया है। और उसके अलावा इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लिखा गया है, लीडरशिप के ऊपर लिखा गया है। ओके। लीडरशिप सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। किस तरह की लीडरशिप हो, ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप का क्या मायने हैं, मैग्नैनिमिटी हो, जो ज़रा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दूँ। जी। यहाँ इसका मतलब है, और ये किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं ये सभी व्यक्तियों पर, सभी पार्टियों पर, सभी संस्थाओं पर इसका असर है। जो ज़रा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दूँ, मतलब जो अ मैन हु इज़ ड्रंक ऑन पावर शो हिम द डोर। राइट। जो ज़रा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो। यहाँ मैंने पॉलिटिक्स में, यहाँ कम नज़र का गुज़र नहीं, नैरोनेस ऑफ माइंड की कोई जगह नहीं है। यहाँ कम नज़र का गुज़र नहीं, यहाँ अहले ज़र्फ़ का काम है। यू नीड मैग्नैनिमिटी ऑफ हार्ट। बड़प्पन तो लीडर, हाँ, बड़प्पन, खुला दिल, बड़ा दिल, राइट। अपने प्रतिद्वंदी की गलतियों को भी माफ़ करना, दरकिनार करना, लोगों के प्रति एक संवेदना रखना, किसी के दुख में शरीक होना, छोटी बात नहीं करना, ये सब चीज़ें लीडरशिप की पहचान होती थी। कहाँ नज़र आ रही हैं? सर शबीना अदीब जी का एक शेर है, मैं एक सवाल के तौर पर वो आपके सामने शेर रखूँगा। जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। सर जब बात लहजे की हो रही है तो अगर हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में देखें और जब नरमी की बात देखें तो कई बार नरमी को हार्ड डिसीजन से लेने से लेकर उसे अटैच कर दिया जाता है कि इफ समबडी is softer, the way they talk and the way they deal with people, they won't be able to take hard decisions. क्या ये भी एक मिसकंसेप्शन है with respect to कांग्रेस? इसी के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह पर टिप्पणियाँ होती थी, मगर मनमोहन सिंह से ज़्यादा सशक्त प्रधानमंत्री कोई नहीं था। इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील किसने कराई? उन्होंने कहा कि अगर इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील पार्टी नहीं करना चाहती तो मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। वो चिल्लाते नहीं थे, वो किसी पर झल्लाते नहीं थे, वो सॉफ्ट थे, नरम थे, सभ्य थे, कल्चर थे, जी। मगर कमज़ोर नहीं थे। सर आपने मनमोहन सिंह जी का जिक्र किया, उनकी उनकी स्पीच है जिसमें कहते हैं ही स्टिल बी काइंडर टू मी। व्हेन इट कम्स अबाउट ही स्टिल बी काइंडर टू मी, तो ये सेम जो भी कांग्रेस को लेकर, और मैंने कहा अभी आजकल जो सिनेमा बन रहा है कि पुरानी जो गलतियां हैं उनको लेकर, तो क्या अभी फ़िलहाल किसी भी व्यक्ति के लिए, जेन ज़ी या फिर जिन लोगों ने वो समय नहीं देखा है प्रत्यक्ष रूप से, या फिर जिन लोगों ने उस चीज़ को महसूस नहीं किया है, उन लोगों के लिए क्या तरीका हो सकता है कि आपकी किताब या फिर आपके लेख या फिर उसके अलावा कुछ ऐसी किताबें जो आप उन्हें रिकमेंड करना चाहें जिससे वो समझ सकें कि एक्चुअल डिस्कोर्स था क्या? किताबें तो हज़ारों हैं, अब उसको मैं क्या रिकमेंड करूं, मगर जो लोग पिछले 15-20 साल में देश की राजनीति के चश्मदीद गवाह हैं, जी।
वो जानते हैं सच्चाई को, मगर सच्चाई को अगर घुमाने की कोई कोशिश करता है तो कुछ हद तक वो कामयाब भी होते हैं, मगर अंततः कामयाब नहीं होते। सच्चाई ये है कि गलतियां भी हुई, सच्चाई ये है कि बहुत उपलब्धियां भी रहीं। अब उसमें गिलास आधा भरा है या आधा खाली है, ये तो नज़र की, ये तो क्या है वह, ये नज़र के चिराग हैं, कभी जल गए कभी बुझ गए। सर, मौजूदा हालात पे बात चल रही है तो मैं थोड़ा-सा समझना चाहूँगा कि इंटरनेशनली अभी आस-पास सब कॉन्टिनेंट में जैसे बांग्लादेश में और सब जगह इतना टर्मॉइल और इस तरीके से सब चल रहा है। आपका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है इस पूरे संदर्भ में। आपकी समझ में आप किस तरह से देखते हैं क्या इसे? क्या ये डॉक्टर्ड है? क्या ये इस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है? और अगर नहीं बनाया जा रहा है, स्वतः हो रहा है, तो इंडिया का जो स्टैंड है अभी तक, क्योंकि स्टैंड खड़ा होके देख रहा है, कोई रिटेलिएशन या फिर कोई भी स्टांस उस तरीके से नहीं लिया है। आप इसे अपनी नज़र में कैसे देखते हैं? मैं समझता, जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, भारत सरकार का स्टांस बिल्कुल ठीक है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो देश के लिए तो ठीक नहीं है, मगर इसीलिए भारत सरकार ने पनाह दी है शेख हसीना को, जो भारत की मित्र रही हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जो नेबरहुड है उसकी अंदरूनी स्थिति ऐसी हो जो उस देश में स्थायित्व को कायम रख सके। अगर देश में स्टेबल सरकार होती है तो फिर बहुत बड़ा एडवेंचरिज्म वो सरकारें नहीं करती। तो भारत के हित में है कि भारत का नेबरहुड जो है वो स्टेबल हो और डेमोक्रेटिक हो। सर, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी अगर हम बात करें, जो रिलेशंस हैं विद आवर नेबर्स, नेपाल में जिस तरह से प्रोटेस्ट होता है और ये कमोपेश सबकी, श्रीलंका में पहले हुआ, उसके बाद बांग्लादेश, म्यांमार में चल ही रहा है, पाकिस्तान के साथ। ये हमारे देश के लिए कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, फिर मालदीव्स में, यहाँ ये हमेशा भारत के साथ इन देशों के संबंध अच्छे थे, मगर आजकल इतने अच्छे नहीं हैं। तो उनको दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। और मैं जानता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट बहुत हमारी सक्षम है, बहुत काबिल लोग हैं फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट में, और फॉरेन पॉलिसी में कंटिन्यूटी रहती है। और जहाँ तक नेबरहुड का सवाल है, इंडिया नीड्स अ स्टेबल पीसफुल नेबरहुड। सर, सबसे आखिर में, क्योंकि बीच में शेर व शायरी की इतनी बात हुई, और मेरी दरख्वास्त है आपसे कि इस इंटरव्यू का भी अंत अगर आप किसी अपने पसंदीदा शेर से करें, और वो शेर जो अभी आप चाहते हैं कि जो आजकल जेनज़ीज़ जिनकी इतनी बात होती है, जो उनके कानों तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। किसकी? जेनज़ी मतलब आजकल के जो युवा हैं, जो एक टर्म दे दिया गया है उन्हें, उनके लिए। देखिए, उसके लिए तो मैं सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रखते सफ़र मीर कारवां के लिए। इसका मतलब ये है कि अच्छी बोली, सुखन दिल नवाज, दिलों को जीतने वाला पर्सनालिटी, जहाँ पुरसोज डायनामिज्म और फीलिंग हार्ट, कंपैशन, यही है रखते सफ़र मीर कारवां के लिए। दिस इज़ द बैगेज ऑफ द लीडर ऑफ द कैरावान। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जितनी तफसील से बात करी, और साथ ही साथ ख़ासकर जो शेर सुना है, वो बहुत सारे उन उर्दूदां के लिए भी होंगे जो शायद इस पूरी विधा में आगे बढ़ना चाहते हैं, और उसके बाद आपकी किताब से जुड़ी हुई जो बातें आपने बताई हैं, आई होप कि लोग शायद किताबें पढ़ के इजाफा कर पाएंगे, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था इंटरव्यू की। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। धन्यवाद।